कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुननी है सब बन भाई ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। प्रीतम भाई क्या हाल चाल है? हाल तो देखिए बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा मौसम में भी थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया, और कभी गर्मी हो जाए, कभी थोड़ी ठंड सी हो जाए। रात ना थोड़ी ठंड है, लेकिन दिन में तो थोड़ा तापमान भी बढ़ोतरी होती रहा है जी। और इसी तरह जो है ना देखा है ना कि प्रीतम भाई जो अपनी फसलें थी ना, रब्बी की फसल, उसमें थोड़ा सा हम देखा है कई बार के जो बीज उपचार है ना, वो बीज उपचार भी करना बड़ा जरूरी होगा भाई। रबी नहीं, खरीफ की भी जो फसलें हैं कृष्ण भाई, सारिया में बार बार हमारे कृषि वैज्ञानिक ये सलाह दे हैं कि बीज उपचार भाइयों करो, लेकिन भाई करें हैं इस मामले में सुस्ती। बिल्कुल। तो हमारा काम है कि हम जरूर चर्चा करें कि भाई के फर्क है बीज उपचार कर कैसे कैसे कराया जा। देखिए प्रीतम भाई, जो फसलें हैं गेहूं की ला लो, सरसों की, चना मटर, जौ की, ये सारी फसलें इस तरह रबी मौसम में बोवा तो किसान भाई को थोड़ी जानकारी कम हुआ है कि भाई बीज का उपचार करना भी बड़ा जरूरी होगा। अगर वो बीज का उपचार ना करेंगे या थोड़ा कमी रखेंगे उसके ऊपर, तो देखें कि उसकी तो फसल है ना, उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ना जरूरी है, क्योंकि पड़ेगा तो उसकी फसल भी कम होगी, क्योंकि उसके जो कीट हैं या फिर जिस तरह कई बार देखा है चिड़िया है, तोते हैं, उसकी फसल चुगते हैं, तो इससे जो है ना उसका फसल कम होने की संभावना बनी रहेगी। और भाई 12 से लेके 24 घंटे पहले बीज का उपचार हुए है, और माप तोल इसमें बड़ा जरूरी है। 2 ग्राम मात्रा किसान तोलने के ऊपर 2-2 ग्राम के हिसाब से बीज उपचार बताया जाए। इतना बड़ा तो देखिए प्रीतम भाई तराजू भी नहीं। हाँ, तो इस डाल के जो व्यवहारिक सवाल हैं भाई वो जरूरी हैं। हाँ। हर एक कीटनाशक, फफूंदनाशक या जैविक खाद उसके तुलन खातर कुछ ना कुछ जो है दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए सरल उपाय भाई यही है कि किसान जड़े थे भी लें उपचार का सामान, उड़े दुकानदार ने कहते भाई इतना इतना तोल के दे दे। बिल्कुल। मान लीजिए 8 ग्राम है तो 1 चम्मच के हिसाब से भी हिसाब या तो बेचने वाला बता सके कि इतना आएगा, है ना। कुछ नापने वाली हैं वो मिलीमीटर में, मिलीलीटर में नाप सके हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा काम है कि भाई हमने बीज उपचार करना है। हाँ। फुटाव बढ़िया होगा। जुकर गेहूं की बात है भाई, गेहूं की फसल ले रहे हैं, इसमें गेहूं में बीज को जो है रात भर 12 घंटे तक भिगोना होता है। भिगोने वाले बर्तन में पानी का स्तर बीज से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना है। बीज को पानी से निकालने के बाद चटाई और फर्श पे हवा में, छाया में सुखाना है। उसके बाद जो भी अनुमोदित कीटनाशक, फफूंदनाशक या फिर जैविक खाद उससे उसने उपचारित करें, और फरकरा होने पे 1 घंटे बाद बिजाई कर दें। बिल्कुल। तो जो उसका बीज उपचार है उसमें भाई कंगियारी और करनाल बंट खातर जो है वीटावैक्स या बावस्टीन 2 ग्राम डालते हैं, तो वो भाई ले सके हैं। ऐसे ही जौ की बात करें तो खुली कंगियारी खातर वीटावैक्स या बावस्टीन उसमें भी 2 ग्राम चले हैं, और जई में भी खुली कंगियारी के लिए वीटावैक्स या बावस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर की हिसाब से उपचार कर सके हैं। और अगली जो बात कर रहे हैं ना प्रीतम भाई, वो है करनाल बंट के बारे में जी। इसमें भी जो बीज जनित करनाल जो बंट है ना, उसमें बीजाणुओं खातर भाई बीज के जो उपचार करना है उसमें लेना अपने थायरम 2 ग्राम जी। वो जो है ना 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से सुखा कर फिर उपचार आपने करना है जी। और इसके बाद मसरी है, जिस तरह
इसमें भी राइजोबियम का टिक्का लेकर के उससे उपचारित कर सके हैं। मसूर की अधिक पैदावार लेने खातर बीज को राइजोबियम के टिक्के ते भाई उपचारित करना न भूलें जी। और भाई चने में भी खेड़ा रोग आवे है, उस खातर बावास्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बिजाई ते पहले जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा इसका भी इस्तेमाल भाई कर सके हैं, मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। ऐसे ही भाई मटर में जड़ गलन और पौधों का मुरझाना पहले ही बीज उपचार कर लो, बावास्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। सरसों राया में तना गलन खातर भी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जो दवाई आती है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से वो भाई ले सके हैं। ऐसे ही सूरजमुखी में जड़ और तना गलन खातर बावास्टीन 2 ग्राम या फिर थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ले सके हैं। इसी तरह प्रीतम भाई देखिए जो अलसी है ना, उसमें भी बीज गलन जो रोग आ जाए या अर्ध गलन का जो रोग है, इसके लिए बीज को उपचारित करना बड़ा जरूरी है। बीज के उपचारित करने खातर 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भाई उपचारित करें। इसी तरह जो आजकल का जो मौसम आया है बसंतकालीन मक्के के बारे में, उसका बीज भी उपचारित कर लें। और रोगों से बचाने खातर भाई थायरम लें 4 ग्राम या फिर कैप्टोन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भाई उपचारित करें जी। और इसी तरह सूत्रकृमि भी आ जाए, कई बार देखने में आवा है, तो इसके लिए भी आपने बीज को उपचारित करना है। गेहूं में जो मोलिया रोग है, इसके बीज के उपचारित करने खातर भाई एजेटोबैक्टर का जो टिक्का है ना HT54 वो लेना है 1 सीसी, जो कि 50 मिलीलीटर की होगी। प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से भाई उपचारित करें। इस बीज को भी छाया में सुखा करके आपने बोना है। ऐसे भाई कीट प्रबंधन खातर भी बीज उपचार जरूरी है। गेहूं में अगर दीमक की बीमारी कहें तो उस खातर 40 किलोग्राम गेहूं का बीज जो किले खातर भाई ले हैं, उसके लिए 60 मिलीलीटर क्लोरो दवाई ये भाई डाल सके हैं या फिर 200 मिलीलीटर इथियोन दवाई। ऐसे ही इनको कोई सा भी इनमें से ले लें और 2 लीटर का घोल बना लें भाई, पानी में मिला के उसको बीज को एक सार फर्श पर डाल के बिछा दें, घोल ऊपर छिड़क दें, बीज को थोड़ा हिला दें ताकि ये घोल सारे बीज पे लग जाए। उपचारित बीज को रात भर सूखने के बाद बोएं और बीज जो है भाई इसमें फूल जाएगा, इसलिए सीड ड्रिल का डिस्चार्ज रेट 10% बढ़ा दें ताकि वो पूरा बीज खेत में डल सके। और प्रीतम भाई देखिए जो डिम्मक है ना, इसकी रोकथाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिम्मक जो है ना आम देखने ना मिल जाए है। डिम्मक की रोकथाम करने खातर भाई 100 किलोग्राम जौ के बीज को 600 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी की ताकत से भाई उपचारित करें। इसके लिए क्लोरोपाइरीफास को पानी में मिलाकर 12.5 लीटर घोल बनाएं और उसके बाद उसको उपचार करें। जैविक खाद का प्रयोग भी करना है। हाँ, जैविक खाद खातर भाई जैसे चने में राइजोबियम का बीज उपचार है। चने की बढ़िया पैदावार लेने खातर बिजाई से पहले राइजोबियम का टिक्का वो भाई लगा दें। इससे फायदा ये है कृष्ण भाई कि उपचार से पहले जड़ों में ग्रंथियां अच्छी बने हैं। राइजोबियम का टिक्का जो लगाने का ढंग है, करने का ढंग है, वो इस डालते हैं भाई कि 50 से 60 ग्राम गुड़। हाँ, कितना? 50 से 60 ग्राम गुड़ भाई। हाँ, उसको 2 कप का जो है पानी में घोल ले लें और इस घोल को 1 एकड़ के बीजों में मिला दें। कुछ ज्यादा मात्रा नहीं है, बहुत थोड़ी है। गुड़ लगे बीजों पे चने के टिक्के को डाल के हाथ से मिला दें ताकि जो भी उसमें अवयव हैं बीजों पे अच्छी तरह लग जाएं। पानी है, द्रव्य है, उसमें अच्छी डालते लग जाएं जो भी घोल बनाया है। इसके बाद उपचारित बीज को छाया में सुखा लें। जैसे चने में लगाया भाई, मटर में भी लगा सके हैं बीज से पहला। ऐसे ही राइजोबियम का टिक्का। और देखिए प्रीतम भाई जो आपने जानकारी दी है बीज उपचार के बारे में, बहुत बढ़िया है। तो अब क्या सुनवा रहे हो प्रीतम भाई? हाँ, तो अभी मनोरंजन करेंगे, लेकिन किसान भाइयों से भाई अनुरोध है कि बीज उपचार अपन ने करना है। थोड़ी थोड़ी इसकी आदत डाल लें ना। तो इस बार आप देख रहे हैं कि फसलों में कुछ मौसम की मार है भाई और कुछ बीमारियों की। गेहूं हो, गन्ना हो, सब्जियां हो, सारी चीज़ों में किसान दुखी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपना जो फर्ज है वो कर्म करने का है और बीज उपचार उसी में जरूरी है। बिल्कुल जी। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जाति का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बता
कहा गया शिक्षा लगी सप्तर्षियों की वो कर्ण तपस्या लाया हेरा बिल्ला आले कर्म छोड़ महर्षि की पदवी पाया ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया भाई सेवन पूजन भजन करे रे सेवन पूजन भजन करे नित्य ईश्वर के गुण गाए जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए पटेल कराई विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई हेरा ब्राह्मण वो कनीच कहा गया वो रावण अन्यायी भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई झूठे बेर सबरी डलनी के झूठे बेर सबरी डलनी के श्री रामचंद्र ने खाए जन्मदात का छोड़ चलाना ये कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्मदात का छोड़ चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए सुनो कहानी छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्या शिक्षा लागी वेदो कमा की विद्या पढ़नी ठाई चार वेद छह शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी विक्रमादित्य के नौ रत्नों में विक्रमादित्य के नौ रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए जन्मदात का छोड़ चलाना ये कर्म ही बड़े बताए कर्मों से होते वेदों में फरमाए जन्मदात का लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा वैसा ये फल पाना नंदा नाई सदन का सदर के भक्ति करके पार उतर के हो गे मन के खाए जन्मदात का छोड़ चलाना कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों में फरमाए
और भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी, ऊंच नीच कर्मों से होते लोकगीत आपने सुना। तो प्रीतम भाई आज का मौसम का थोड़ा जिक्र कर लें जी। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। और मौसम भी जो है ना अधिकतम देखने में आवा है कि साफ रहने की संभावना है जी। और इसी के साथ साथ अगर हम भाई कल के कार्यक्रम का हम बता दें किसान भाइयों को, कल जो हम चर्चा लेके आएंगे, पहली चर्चा करेंगे हम फल व सब्जियों का तुड़ाई के समय व बाद में रख रखाव। नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे नकदी फसल गन्ना की बिजाई पर। तो भाई ये कल चर्चा रहेगी। और आज की जो हमारी दूसरी चर्चा है नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन। बिल्कुल। नींबू वर्गीय में भाई नींबू है मुख्य, तो क्योंकि मौसमी, संतरा नींबू, मीठा नींबू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट ये मुख्य हैं और विटामिन सी इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जा है। स्कर्वी बीमारी के निदान खातिर भी बड़ा सहायक है। इससे न्यारा भाई इन फलों में विटामिन ए, बी, खनिज तत्व खूब हैं भाई। हरियाणा में भी नींबू वर्गीय फलों का क्षेत्रफल अच्छा खासा है। संतरे की किस्म जो है और किन्नू की किस्म ये व्यावसायिक स्तर पे भी भाई ले हैं। नींबू वर्गीय फलों का लगभग 70% हिस्सा है और इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आदि जिलों में मुख्य रूप से इसकी काश्त करी जा है। लेकिन किशन भाई नीरे डाल के कीट हैं जिनका आक्रमण इस पे हुआ है। बिल्कुल। उसका सही भाई नियंत्रण जरूरी है ना। इससे फिर अगर नियंत्रण ना होता तो फिर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों भाई घटेंगे। तो फलों में लगने वाले मुख्य कीटों की पहचान जो है हम भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। उसमें पहला है, देखिए प्रीतम भाई जो है ना सबसे पहला जो कीट है वो है नींबू का सिल्ला। सिल्ला जी। हाँ, यो कीट जो है ना नींबू जाति के जितने भी पेड़ हैं उन पर खास करके देखने में आवा है। और इस कीट के जो गोल, चपटे और जो नारंगी पीले रंग के जो छोटे छोटे शिशु हैं या फिर वो क्या है कि भूरे रंग के प्रोड़ कोंपलों पर, टहनियों पर, पत्तों ते भाई वो रस चूस दे रहे हैं। और इनके रस चूसने से जो पत्ते टहनी हैं वो पीले पड़ जाएंगे और अंत में वो सूख जाएंगे। और जिससे जो पैदावार है या वही फलों के जो गुण है उनके ऊपर उसका असर पड़ना लाजमी है। और यो कीट साल भर बही रहा है। मार्च, अप्रैल और जुलाई में सितंबर तक जो है ना ज़्यादातर ये नुकसान पहुंचा दे है। और वर्ष भर में जो 8-10 पीढ़ियाँ इसकी होंगी। और माल्टा और इस तरह के मीठा नींबू है इस पर इसका प्रकोप ज़्यादा देखने न मिला। और इसके जो शिशु हैं वो 10 से लेकर 35 दिन में बड़े होकर के प्रौढ़ बन जाए और प्रौढ़ की बजाय जो है ना अधिक हानिकारक वो हो जाए। हाँ, तो भाई ये आपने बात करी नींबू का सिल्ला जो कीट है उसके बारे में। ऐसे ही नींबू में पत्ती सुरंग कीट जी ये भी लगा है। फलों के पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है भाई हल्के पीले रंग की बारीक सुंडियाँ। कैसी? हल्के पीले रंग की बारीक सुंडियाँ पत्तों के दोनों कानी सतह पे टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली सी सुरंगें बना दे। बिल्कुल। इससे जो प्रभावित पत्तियां और टहनियाँ हैं वो भाई सूख जाए हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाए है। प्रकोपित पत्तियों पे फफूंदी और कोढ़ जैसी बीमारी दिखाई देने लग जाएगी। इसका प्रकोप जो है आजकल के दिनों में नहीं, फरवरी और मार्च में, और भाई फिर इसके बाद मई से लेके अक्टूबर तक ज़्यादा हुआ है। इस कीट की सुंडियाँ 5 से 30 दिन तक सुरंगों में रह के पत्तों को खावे हैं। इसका प्रकोप मुलायम और रसदार पत्तों पे ज़्यादा होता है। नर्सरी में छोटे पौधे इसके प्रकोप से नष्ट हो जाए हैं। और इसका जो है भाई नियंत्रण की भी बात करेंगे तो ये दोनों जो कीट हैं नींबू का सिल्ला और नींबू का पत्ती सुरंग कीट ज़्यादा अगर प्रकोप हो जाए तो उस खातर 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटॉन दवाई जो आती है उसका इस्तेमाल करना है। मेटासिस्टॉक्स भी कहते हैं। या फिर भाई 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट दवाई रोगोर के नाम से भी आती है। या फिर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL की ताकत की आती है। इनमें से कोई भी दवाई मिल जाए उसको 500 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। दवाई एक बार फिर बता दें। बिल्कुल। 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 cc ताकत की मेटासिस्टॉक्स के नाम से भी आती है।
625 मिलीलीटर डाइमेथोएट दवाई 30 ईसी ताकत रोगोर के नाम से भी आवे है भाई, और 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL जो आती है। इनमें से कोई भी दवाई 500 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। प्रीतम भाई देखिए, ये तो हुई दवाई की बात। अब दवाई के बाद जो है ना थोड़ी सावधानियां की बात करते हैं। तो भाई परागण को बाधित होने रोकने खातिर भी जो मधुमक्खी आवा ना उसको भी आपने बचाव करना जरूरी है, क्योंकि मधुमक्खियां आजकल के सीजन में देखें कि वो फूलों के ऊपर आवा है, सरसों खिली हुई है। तो भाई उस टाइम ध्यान रखना है आपने, फूल आने के टाइम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। ध्यान रखें कि छिड़काव जो है ना नींबू जाति के सारे पेड़ों के ऊपर हो, चाहे बाग के रूप में हो या बाड़ पर लगा रखे हो, आपने सारी जगह इसका छिड़काव करना है। नींबू की जो सफ़ेद मक्खी है और काली मक्खी, इसका भी जिक्र कर लें। तो सफ़ेद मक्खी के जो शिशु हैं वो चपटे हल्के पीले रंग के, और उसके शरीर पर भाई बाल भी देखने को मिलेंगे। प्रोड़ों के शरीर पर पंखों पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखेगा। काली मक्खी के जो शिशु हैं वो चपटे होंगे, अंडाकार और कांटेदार, और गहरे भूरे रंग के या फिर काले रंग के नजर आवेंगे। जबकि जो प्रोड़ है हल्के नीले रंग के दिखाई दे हैं। तो शिशु और प्रोड़ दोनों ही मुलायम पत्तों से भाई रस चूस दे रहे हैं, जिसके कारण भाई जो पीले है पत्ते होकर के वो मुड़ जाएंगे और सूख करके नीचे गिर जाएंगे। तो शिशु 25 से लेकर 70 दिन तक पत्तियों को जो निचली सतह है उस पर चिपका रहा और प्रोड़ में बदल जाएगा। प्रोड़ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते। वैसे तो यह कीट मार्च से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहा है, और मार्च, अप्रैल और अगस्त और सितंबर में इसका प्रकोप भाई ज़्यादा ही नजर आएगा। और इसके नियंत्रण के भाई प्रीतम भाई देखिए कुछ उपाय हैं। हाँ, उपाय हैं भाई। जो आपने कीट की चर्चा करी है, नींबू की सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी, तो इस खातर एक तो ये है कि भाई जितने सिफारिश करी गई है पौधों की उससे ज़्यादा नहीं लगाने, और पानी की निकासी पे खास ध्यान देना है ताकि ये मक्खी का प्रकोप ना हो। ओजे तो भाई उसके नियंत्रण के लिए 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL ताकत, इसका दवाई का इस्तेमाल करना है। इसको 500 लीटर पानी में घोल मिला के और प्रति एकड़ छिड़काव करने से इस पे नियंत्रण करा जा सके। ऐसे ही भाई नींबू की तितली है, नींबू जाति के फलों का विनाशकारी कीट है। इसकी छोटी सुंडियां भूरे काले रंग के हुए हैं, जिन पे सफ़ेद धब्बे मिलेंगे। विकसित होने पे हरे रंग की होजे हैं और आसानी से दिखाई ना देती। ये सुंडियां मुलायम पत्तों को किनारों से मध्य शिराओं तक खाजे हैं। नर्सरी में और छोटे पौधों और मुलायम पत्तियों पे इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। 14 से 30 दिनों में ये सुंडियां पूरी तरह से विकसित हो जाएं। माल्टा पे इसका प्रकोप भाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस कीट की केवल सुंडियां ही हानि पहुँचाती हैं। प्रकोप इसका कृष्ण भाई सितंबर से लेकर अक्टूबर में ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। अप्रैल से नवंबर तक इसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ तैयार हो जाए हैं। हाँ। प्यूपा की अवस्था में सर्दी में ये निष्क्रिय रहता है ना, तो ये पूरा साल अपना जोर मारा है पूरा जो इस पर कराया जा है। तो इसके भी भाई नियंत्रण के उपाय हैं। जड़े तक भाई संभव हो सुंडियों और प्यूपों को हाथ से पकड़ के नष्ट करें। वो थोड़ी हैं तो उनको पकड़ के आप मार सको। इसके नियंत्रण खातर कीटनाशक प्रकोप में वही लेना है जो नींबू की सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी खातर हमने बताया था, यानी कि मोनोक्रोटोफॉस 500 मिलीलीटर 36 SL ताकत और 500 लीटर पानी में ही मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से नींबू की तितली खातर भी भाई छिड़काव कर सको हो। इसी तरह प्रीतम भाई जिक्र करें कि छाल खाने वाली सुंडी की जी, यो कीट भी आमतौर पर देखने आवा है कि जहाँ पर टहनियाँ अलग हुआ है वहाँ पर जो है ना इसका मल और लकड़ी का जो बुरादा है ना जाड़े के रूप में हमने दिखाई देगा। और इस कीट की जो केवल सुंडी ही जो है ना हानिकारक हुआ है। दिन के समय तने के अंदर सुरंग बनावा है, रात को जो है ना ये छेदते बाहर निकल जा, और बाहर निकलने के बाद जाड़े के नीचे रह कर भाई जाड़े को या खांदी रहा, और इसके लिए जो खुराक वाली नड़ा है ना पेड़े की उसको या नष्ट कर दे, जिससे पौधे के जो दूसरे भाग है उनमें ये जो पोषक तत्व पौधा ले रहा है उन्होंने वो जान नहीं देंदी। बहुत तेज हवा चलने पर जो जहाँ पर यो लग रही है कीट वहाँ पर कोपित जो टहनियाँ हैं और तने हैं टूट कर नीचे गिर जाएंगे। जिन बागों की देखभाल नहीं होती और उनके जो पुराने पेड़ हैं उन पर आक्रमण ज़्यादा होएगा, तो साल में इसकी एक पीढ़ी
होएगी पूरी और जून जुलाई महीने में शुरू हो आया। इसके भी कुछ नियंत्रण के उपाय हैं प्रीतम भाई। हाँ जी। एक तो देखिए जो बाग है उसको साफ सुथरा रखा है और जितने पेड़ बताए गए हैं उससे ज़्यादा संख्या पेड़ों की ना लगावें जी। जाड़े हटाने के बाद ही भाई कीटनाशक का प्रयोग करें भाई। कीटनाशकों का प्रयोग आसपास के जितने भी पेड़ हैं उनके ऊपर सारे पे करें। सितंबर अक्टूबर में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर मिथाइल पैराथियान 50 EC को 10 लीटर पानी में मिलाकर तैयार कर लें, घोल बना लें और सुराखों के चारों कानी और छाल के ऊपर भाई उसको लगाएं। फरवरी मार्च के महीने में 40 ग्राम कार्बेरियल 50 घुलनशील पाउडर या भाई 10 मिलीलीटर पेनिट्रोथियान 50 EC को 10 लीटर पानी में मिलाकर रुई के फोए ऐसे दवाई के घोल में डुबोकर किसी बारीक लंबी तार की सहायता से भाई छेदों के अंदर डालें और सुराख जितने हैं उनको गिल्ली मिट्टी लेकर उसको बंद कर दें और 10% मिट्टी के तेल में 1% साबुन या फिर सर्फ मिलाकर 1 लीटर मिट्टी का तेल और 100 ग्राम साबुन 9 लीटर पानी इन्हें ये भी आप भाई जो है ना काम में ले सको हो। जितनी विधि हमने बताई हैं इन सारी बातों की जानकारी आपको दी है। इसी के साथ साथ हम डिम्मक का भी थोड़ा जिक्र कर लें प्रीतम भाई जी। ये भी बड़ा भाई सामाजिक कीट है जिसका प्रकोप नर्सरी में और सूखे जो रेतली जमीन है उसमें लगाए गए हमारे नए नए पौधों में ज्यादा हुआ है जी। बड़ा नुकसान पहुंचावे है। दिमक जमीन में रह के हमारे पेड़ों की जड़ों को खावे है, तने ने खोखला कर दे है और ऊपर कानी भी फिर बढ़ने लग जाए है। बिल्कुल। पेड़ों को बारिश सतह पे मिट्टी की सुरंग बना के छाल को खा जाती है। जीवित पौधों के साथ साथ सूखी लकड़ियों को भी ये नुकसान पहुंचावे है और पूरा साल पहुंचावे है भाई। गर्म और शुष्क मौसम में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। आमतौर पे सारे उसको नुकसान पहुंचाती है। इस खातर भाई एक तो कच्ची खाद का प्रयोग ना करें, गहरी जुताई करें, साफ सुथरा रखें पेड़ों के आसपास और दवाई की जरूरत पड़े तो क्लोरो दवाई भाई डाल सकते हैं। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।